नमस्कार, मैं हूं राम गणेश सर और आज लेकर मैं 10th क्लास का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है समरूप। समरूप 9th क्लास के सिलेबस से आपने पढ़ा था सर्वांशम और 10th क्लास के सिलेबस में पढ़ना है समरूप। 9th क्लास के सिलेबस में आपने पढ़ा था त्रिभुज सर्वांशम, 10th क्लास के सिलेबस में पढ़ना है त्रिभुज समरूप, जो बोर्ड के परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर? तो हम आज देखते हैं कि समरूप सर्वांशम दोनों में क्या अंतर है और उसके बाद मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं क्लास और वो स्टार्ट करूंगा समरूप। त्रिभुज समरूप क्या है, त्रिभुज समरूप क्या है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सर्वांशम समरूप में अंतर। सर्वांशम एवं समरूप। सर्वांशम और समरूप दोनों में क्या समानता है ये अब जरा देखिए। जैसे आप 10th क्लास में पढ़ते हो, 10th क्लास का जब रजिस्ट्रेशन आप करवाओगे या कराए होंगे तो उस स्थिति में आपसे फोटो मांग किया जाता है। जब आपसे फोटो मांग किया जाता है तो आप चले जाते हो स्टूडियो में, फोटो खिंचवाते हो और उसको कहते हो कि पासपोर्ट साइज का फोटो बना दीजिए, पासपोर्ट साइज का फोटो बनाइए। अब 4 फोटो बनाते हो या 6 बनाते हो या 2 बनाते हो या 10 बनाते हो, जो भी बनाते हो पासपोर्ट साइज का फोटो बनाते हो। तो पासपोर्ट साइज का फोटो बनाते हो तो सभी फोटो एक ही आकार का होता है, एक ही आकार का, सब एक ही जैसा रहता है और सब में आप ही का फेस रहता, चेहरा रहता है। अब जैसा एक फोटो में होगा सब फोटो में वैसा ही होगा। तो वे सारे फोटो जो है एक दूसरे का सर्वांशम है, एक दूसरे का क्या है, सर्वांशम है, क्योंकि सब में फेस आप ही का है लेकिन सब जो है आकार में भी बराबर है। एक दूसरे पर अगर रख देंगे तो अच्छे तरह से ढक लेता है। तो हम कह सकते हैं वे सभी फोटो एक दूसरे का क्या है, सर्वांशम है। सर्वांशम का मतलब होता है सर्व मतलब सभी, वंग मतलब अंग, सम का मतलब समान। जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का सभी अंग समान होगा तो हम कह सकते हैं कि वह जो है सर्वांशम है। जैसे मेरे पास स्केच है, वो स्केच ये मेरे पास स्केच है आर्टलाइन कंपनी का और ये भी स्केच है आर्टलाइन कंपनी का और इसमें ये सभी एक दूसरे के जैसा, देख लो एक जैसे एक जैसे बराबर है। तो आप कह सकते हो कि ये दोनों क्या है, ये दोनों सर्वांशम है। क्लियर? लेकिन अब जब आप फोटो खिंचाए थे तो उस स्थिति में कैमरा वाला को बोले कि देखिए 4 फोटो पासपोर्ट साइज का फोटो हमारा बना दीजिएगा और उसी फोटो का एक शीशा हम बड़ा शीशा में रखेंगे, एल्बम साइज का फोटो बना दीजिएगा, उससे बड़ा बना दीजिएगा। तो जो आपका बड़ा फोटो बना और बाकी पासपोर्ट साइज का फोटो बना, तो पासपोर्ट साइज के फोटो को बड़ा फोटो से तुलना करोगे तो आप कह सकते हो वे दोनों, बड़ा फोटो और आपका छोटा फोटो एक दूसरे का समरूप है। कैसे समरूप हुआ? दोनों में आप ही का चेहरा है, दोनों में आप ही का चेहरा है, लेकिन एक फोटो बड़ा है और दूसरा फोटो छोटा है। तो आप कह सकते हो कि दोनों फोटो एक दूसरे का समरूप है। आकार में छोटा बड़ा है लेकिन रूप समान है, इसलिए दोनों फोटो एक दूसरे का क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। और सर्वांशम में रूप भी समान होगा, आकार भी समान होगा, यानी सभी चीज सर्व अंग सम, यानी सभी अंग समान हो तो उसको सर्वांशम कहते हैं। समरूप, सम जोड़ रूप, सिर्फ रूप समान हो, बाकी छोटा बड़ा हो सकता है तो आप उसको क्या कहोगे, समरूप कहोगे। क्लियर? अब जरा देखिए, हम बोलते हैं त्रिभुज, हमने बोला समबाहु त्रिभुज, हमने बोला समबाहु त्रिभुज। अब हमने बोला समबाहु त्रिभुज, तो क्या सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांशम होते हैं कि समरूप होते हैं? तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सर्वांशम नहीं होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांशम नहीं होते हैं। लेकिन वह कौन सा समबाहु त्रिभुज सर्वांशम होगा? तो जब आप कहोगे कि 4 मीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज बनाया यहां और दूसरा समबाहु त्रिभुज यहां पर भी बनाया 4 मीटर का, तो इसमें जब समबाहु त्रिभुज बनाओगे 2 या 2 से अधिक, लेकिन सभी का भुजा की लंबाई अगर समान है तो आप कह सकते हो ये समबाहु त्रिभुज, यानी समान भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज एक दूसरे का सर्वांशम होता है।
लेकिन जब हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, दो समबाहु त्रिभुज बोलेंगे, तो दो समबाहु त्रिभुज बोलने का मतलब हुआ कि एक भुजा कुछ और होगा, दूसरे का भुजा कुछ और होगा। अगर मान लीजिए कि 4-4 मीटर है और ये 2-2 मीटर है, ये 2-2 मीटर होगा, ये 4-4 मीटर होगा, तो उस स्थिति में ये सर्वांग नहीं होगा, क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। इसी प्रकार दो वृत्त बोलते हैं, जब हम सिर्फ दो वृत्त बोलते हैं तो वो क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। लेकिन जब दो वृत्त समान त्रिज्या का होगा तो क्या कहलाएगा? सर्वांग कहलाएगा। क्लियर? जब हम वर्ग की चर्चा करते हैं और वर्ग की चर्चा करते हैं तो सभी वर्ग क्या होते हैं? तो समरूप होते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं कि 2 मीटर भुजा वाला एक वर्ग, एक 10 मीटर भुजा वाला वर्ग, तो उस स्थिति में वे दोनों एक दूसरे का समरूप कहलाता है। लेकिन 10-10 मीटर वाला दो वर्ग है तो उस स्थिति में क्या कहलाएगा? सर्वांग कहलाएगा। क्लियर? सर्वांग समरूप, सभी अंग समान हो सर्वांग कहलाता है, सिर्फ रूप समान हो, छोटा बड़ा हो सकता है तो समरूप कहलाएगा। क्लियर? अब जो आपका है सिलेबस, वह सिलेबस में है कि त्रिभुज समरूप, त्रिभुज समरूप होगा। क्या शर्त है कि त्रिभुज समरूप होगा? त्रिभुज समरूप के बारे में मुख्य रूप से आपको पढ़ना है। तो देखते हैं त्रिभुज समरूप, त्रिभुज समरूप, त्रिभुज समरूप, त्रिभुज समरूप देखते हैं। त्रिभुज समरूप में देखते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 शर्त है, ये 4 शर्त है। अब हम क्या कर रहे हैं जरा समझिए। सबसे पहले तो समरूप बोलेंगे तो हमेशा जो समरूप के साथ जो चीज लगा रहेगा वो हमेशा 2 होगा। जैसे हम बोलते हैं समरूप त्रिभुज, इसका मतलब 2 त्रिभुज होगा। हम समरूप वृत्त बोलेंगे तो 2 वृत्त आएगा। हम जिसमें समरूप लगाएंगे वह हमेशा उसमें कोई कितने चीज आएगा? 2 आएगा, हमेशा 2 आएगा। क्लियर? तो हम बोलते हैं कि त्रिभुज समरूप, तो उसमें कितने त्रिभुज आएगा? 2, और एक बड़ा आएगा और एक छोटा आएगा। ज्यादातर जितने भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ज्यादा समरूप वाला जो भी क्वेश्चन बनाएंगे वो हमेशा 99% जो भी क्वेश्चन होगा उसमें एक बड़ा त्रिभुज बनेगा, एक छोटा त्रिभुज बनेगा। क्लियर? एक बड़ा त्रिभुज बनेगा, एक छोटा त्रिभुज बनेगा। क्लियर? एक बड़ा त्रिभुज बनेगा, एक छोटा त्रिभुज बनेगा। क्लियर? एक बड़ा त्रिभुज बनेगा, एक छोटा त्रिभुज बनेगा। क्लियर? जब आपकी शादी होगी, जब आपकी शादी होगी, जिससे शादी होगी आपकी, जिससे शादी होगी, आपका उम्र उसके उम्र में अंतर होगा, हमेशा हमेशा अंतर होगा, हमेशा। कभी कभी ही ऐसा होगा कि दोनों आदमी का उम्र बराबर होगा। जी, लव मैरिज कीजिएगा तो हो सकता है कि दोनों का उम्र बराबर हो, लेकिन प्राय देखा गया है, साइंस भी कहता है लड़की की उम्र शादी के लिए 18 वर्ष, लड़का को 21 वर्ष, 3 साल का अंतर रहता है। क्लियर? वैसे भी आप अपने गांव में देख लीजिए, किसी भी व्यक्ति का शादी हुआ, पत्नी की उम्र कुछ और है, पति की उम्र कुछ और है, तो वो क्या होगा वहां पर जानते हैं? समरूप। जी, एगो बड़ा एगो छोटा, एगो बड़ा एगो छोटा, एगो बड़ा एगो छोटा, समझ रहे हैं ना? तो जब हम समरूप बोलेंगे तो उसमें एक बड़ा त्रिभुज आएगा, हमेशा एक छोटा त्रिभुज आएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि जब शादी होगा तो लड़का लड़की दोनों को उम्र बराबर हो जाएगा, कभी कभी। लेकिन जितने भी केस मिलेंगे, 99% जितने भी केस मिलेंगे, सब में क्या होगा? लड़की की उम्र कुछ और, लड़का की उम्र कुछ और। वही बात यहाँ पर, जितने भी 2 समरूप मिलेंगे, 2 त्रिभुज जितने भी मिलेंगे, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, बड़ा होगा एक छोटा होगा। क्लियर? तो अब जरा समझिए, 2 व्यक्ति का शादी होने वाला है, 2 व्यक्ति मतलब एक मेल एक फीमेल, दोनों की शादी होने वाली है। ठीक, अब शादी होने वाली है। एक एग्जाम्पल मान लीजिए कि मान लीजिए आप एक शादी होने वाले हैं और आप लड़का हो और आपकी शादी होने वाला, तो आप फरमाइश करोगे। लड़की है उसकी शादी होने वाले तो थोड़े फरमाइश करेंगे। ज्यादातर लड़का, हमारे समाज में ऐसा रीति रिवाज है कि लड़का फरमाइश करता है। लड़का मतलब लड़के बाबूजी या लड़का दोनों मिलकर फरमाइश करता है। फरमाइश करता है कि मान लीजिए वो फरमाइश 4 में से 4 करता है, 4 शर्त रखता है और कहता है कि 4 शर्त में से कोई एक शर्त का पालन कर दीजिएगा, हम आपकी बेटी से शादी कर लेंगे। तब शादी होगा, ना तो नहीं होगा। तो 4 शर्त क्या है? लड़का वाला ने कहा कि हमको आप एक बोलेरो खरीद के दे दीजिए, शादी कर सकते हैं। आप हमको बोलेरो नहीं दीजिएगा, सुजुकी कंपनी का डिजायर गाड़ी दे दीजिए, हम शादी कर लेंगे। अगर वो भी नहीं हो पाएगा, स्कॉर्पियो खरीद के दे दीजिए, शादी कर लेंगे। अगर वो भी नहीं होगा
10 लाख रुपया कैश दीजिएगा, शादी कर लेंगे। तो जरा सुनिए, स्कॉर्पियो चाहिए उसको, बोलेरो चाहिए, डिजायर चाहिए, और नहीं तो 10 लाख रुपया चाहिए। चारों शर्त में से कोई भी एक शर्त अगर वो पालन कर दिया, तब कहेगा लड़का हम शादी करने के लिए तैयार है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, हम समझते हैं नहीं दिक्कत होगा आपको। चारों शर्त में से कोई भी एक शर्त का पालन करवा दिया वो, तो वहां पर शादी हो जाएगा। उसी प्रकार मेरा एक त्रिभुज है, मेरा एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज से कहता है कि देख भाई, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को कहता है देख भाई, हमर 4 गो शर्त हो, 4 शर्त में से कोई एक शर्त का तू अगर पालन करबही तो हम तोरा से समरूप हो जेबो, अगर नहीं पालन करबही तो नहीं समरूप होगो। तो क्या कहता है, देखो पहला कहता है एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज से कि देख हमारे त्रिभुज में जितना कोण बनता है ना, हमारे त्रिभुज में जितना जितना डिग्री का कोण बनेगा, तीनों कोण, तुम्हारे त्रिभुज में तीनों कोण उतना ही डिग्री का बनेगा, तो हम तुम्हारे साथ समरूप होंगे तो नहीं होंगे। समझ रहे हो ना? तो इसको बोलते हैं ए समरूपता, ए शर्त हो गया। अब दूसरा कहता है, दूसरा एक त्रिभुज कहता है फिर दूसरे त्रिभुज से, देख भाई हमर भुजा और तोहर भुजा के अनुपात अगर बराबर भए गेलो तो त्रिभुज समरूप रहतो, यानी एस एस एस। क्लियर? कहता है कि तुम्हारे त्रिभुज के तीनों कोण बराबर और हो ना, हमारे त्रिभुज में जितना कोण होगा ना तुम्हारे त्रिभुज में भी उतना ही कोण अगर बनेगा, इस नियम से समरूप होगा। और न तुम हमारे त्रिभुज के तीनों भुजा तुम्हारे त्रिभुज के तीनों भुजा का अनुपात समान रूप से अनुपात में बराबर होगा तो भी समरूप होगा। और नहीं ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो हमारे त्रिभुज का 2 भुजा का अनुपात और उसके बीच का कोण, और तुम्हारे त्रिभुज में भी 2 भुजा का अनुपात और उसके बीच का कोण अगर बराबर होगा तो वो त्रिभुज समरूप होगा, यानी एस के नियम का पालन होगा। और चौथा कहता है कि नहीं चल तीनों शर्त में से नहीं पालन कर ली तू, एक त्रिभुज में हमारे एक त्रिभुज में त्रिभुज के 2 कोण तुम्हारे त्रिभुज के 2 कोण के बराबर हो, बात फाइनल हो जाएगा, शादी हो जाएगा। क्लियर? तो अब जरा देखो इसमें कितने शर्त हैं, 4। एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के साथ क्या कहता है, कहता है कि ए के अनुसार तो अगर पालन कर ली, हमार मांग रख ली तो हम तोरा साथ समरूप हो जेबो, अगर तू ऐसा नियम का पालन कर ली तो समरूप हो जेबो, ना इसका पालन करवाए ना इसका पालन करवाए तो छोड़ो दोनों, यह शर्त हमार मान ले। ऐसे यानी एक त्रिभुज का 2 भुजा का अनुपात उसके बीच का कोण और दूसरे त्रिभुज के 2 भुजा उसके बीच के कोण के बराबर होगा, तो इस नियम से वो समरूप होगा। अब अगर ये तीनों नियम गया भार में, कहता छोड़ हो तीनों शर्त नहीं, तीनों में से कोई नहीं मानेगा तो चौथे मान ले। चौथा क्या, तुम्हारे त्रिभुज में जितना कोण होगा 2 कोण बनेगा, दूसरे त्रिभुज में भी ना, हमारे त्रिभुज में जितना 2 कोण बनेगा तुम्हारे त्रिभुज में भी 2 कोण उतना ही डिग्री का बनेगा, तो वो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? एग्जाम्पल देखो क्या कहता है। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ए समरूपता के अनुसार, तो आपसे बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि 2 त्रिभुज समरूप होंगे उसके कितने शर्त हैं, 2 त्रिभुज समरूप होंगे उसके 2 महत्वपूर्ण शर्त हैं, ए और एस, लेकिन कुल शर्त कितने हैं, 4 शर्त में से किसी भी शर्त का पालन होगा तो 2 त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो 2 त्रिभुज के समरूप होने के क्या शर्त है, लड़का लड़की का शादी होने का क्या शर्त है, उसके बाबूजी क्या मांग किए थे, 4 में से कोई एक शर्त का पालन करेगा तो शादी फाइनल हो जाएगा। इसमें भी एक त्रिभुज कहता है कि हमारा जो 4 शर्त है, 4 शर्त का तुम दूसरा त्रिभुज भाई पालन करेगा हम तुम्हारे साथ समरूप होंगे, अगर नहीं पालन करेगा तो समरूप नहीं होंगे। अब थोड़ा देखते हैं कि ए को किस प्रकार का शर्त है, एस किस प्रकार का शर्त है, एस किस प्रकार का शर्त है, और ए समरूपता किस प्रकार का शर्त है। तो देखते हैं फर्स्ट में देखते हैं ए शर्त, कोण कोण कोण, ये इसके अनुसार क्या होगा, हमने आपको पहले ही कह दिया था इसमें एक हमेशा बड़ा बनेगा, एक हमेशा छोटा बनेगा। शादी होने वाली है तो एक उम्र में तो बड़ा रहेगा, दूसरा उम्र में छोटा रहेगा। समझ रहे हो ना? तुम्हारे गांव में किसी का भी शादी हुआ, जाके मालूम कर लो, तुम्हारे घर में या घर से बाहर लड़का की उम्र कुछ और लड़के की उम्र कुछ और, हमेशा अंतर होता है 99%। तो ये त्रिभुज भाई, समरूप त्रिभुज भाई जो है इसमें भी वही हाल होता है, एक छोटा होता है कि बड़ा होता है, तो एक बड़ा हुआ और एक छोटा हुआ, लो हो गया। अब एक बड़ा बनेगा और एक छोटा बनेगा,
तो इसका नामकरण कर दो, नामकरण कर दिया। अब अगर ये मान लो 40 डिग्री कोण बना, इसमें एक जगह 40 डिग्री कोण बना, इसमें भी कहीं पर भी एक जगह 40 डिग्री का कोण बने, तो लो यहां पर 40 डिग्री ले लिया। क्लियर? यहां पर जो है 60 डिग्री का कोण बना, इसमें कहीं पर भी 60 डिग्री का कोण बनेगा। लो 60 डिग्री कोण बन गया, यहाँ 40 से 40 होगा। ठीक है, अब इस दोनों को जोड़ेगा तो 100 होगा। त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। इसका इसका और यहाँ पर जो लिखेंगे तीनों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए, और इसमें भी वही बात होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 80 बचा है, तो यहाँ 80 हो गया, तो यहाँ पर भी 80 हो गया। अब ये कोण लिखा हुआ, अब आपसे पूछेगा कि बताओ भाई कि इस दोनों का शादी होगा कि नहीं होगा, जरा देख लो, देख लो शादी होगा कि नहीं होगा। हाँ होगा, काहे कि यहाँ 40 है, यहाँ इसमें भी कहीं एक जगह 40 है, इसमें 60 डिग्री है, इसमें भी एक जगह 60 डिग्री है, इसमें एक जगह 80 डिग्री है, इसमें भी 180 डिग्री है। शादी फाइनल, भोज खाना, समझ रहा, हमको जरूर इन्वाइट करना। ठीक, तो बताओ ये किस नियम से समरूप हो गया? ए से दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एस भुजा, भुजा और भुजा, ये क्या शर्त है? एक बड़ा और एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा। ये 4 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 1.5 सेंटीमीटर है, और ये 8 सेंटीमीटर है, और ये 4 सेंटीमीटर है। अब जरा देखो अच्छे से, दिमाग लगा के, अच्छे से दिमाग लगा के, ये 4 है, इसमें से देखो, इसमें से इसमें अनुपात करना है। ऐसा नहीं कि इसमें से किसी को किसी के साथ अनुपात कर देना, समझ रहे हो ना? तुम धरती पर पैदा ले आया है, इसका मतलब नहीं ना कि तुमको किसी भी उम्र में तुम किसी से भी शादी कर सकता, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर तू बुढ़ा हो गया है तो जवान लड़के से थोड़े शादी कर लेगा, न तो समाज के लोग मारते मारते हलवा भरता बना देगा, समझ रहे हो ना? जो नियम है वही नियम का पालन करना होगा, इसलिए ये देखना होगा। अब तू अपवाद को लेकर दौड़ेगा तो जिंदगी झंड हो जाएगा। चलो यहाँ पर हम क्या करें, जरा देखो, इसमें 4 सेंटीमीटर है, इसमें देखो, इस दोनों में देखो कि कौन किसका दूना है, या कौन किसका आधा है, या कौन किसका 3 गुना है, 4 गुना है, चौथाई है, 5 गुना है, क्या है, देख लो। तो इसमें से देखो, ये 4 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, इसका ये दूना है, इसका ये दूना है, और इसका ये दूना है। रूल फॉलो कर रहा है, यानी अगर इसको हम लिखते हैं ABCDE और F, ये लिखते हैं, तो अब अनुपात निकालो। AB बट्टा DF लिखना होगा, इसमें से कोई नहीं लिख सकता, वो तुमको देखना होगा। तो AB बट्टा DF, तो ये हो जाएगा 4/2 आ गया। तो अब उसके बाद निकालो AC, तो AC बट्टा EF निकालोगे, तो ये आ जाएगा 8/4, देखो ये भी आया 2। उसके बाद निकालोगे BC बट्टे DE, तो फिर ये देखो 3/1.5 है, ये भी 2 है। देखो अनुपात में सब बराबर है, ये अनुपात में बराबर है। जब ये अनुपात में बराबर है तो अब आपके सामने जब कोई क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन में देखना कि इसमें से किस भुजा का अनुपात इसके साथ करेंगे, तो सब अनुपात बराबर आ गया। अगर अनुपात बराबर आ गया तो तुम कह देना कि S से दोनों का विवाह हो जाएगा, विवाह बोले तो समरूप हो जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं दूसरा नंबर, तीसरा नंबर अब देखते हैं। तीसरा है SAS, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, ये भुजा कोण भुजा। ठीक, अब इसमें से एक बड़ा त्रिभुज आएगा और एक छोटा त्रिभुज आएगा, एक बड़ा त्रिभुज और एक छोटा त्रिभुज आएगा। अब इसका नाम कर दो ABC और इसका नाम करो DEF। ठीक, इसमें 8 सेंटीमीटर कर दिए, इसमें 4 सेंटीमीटर कर दिए, इसमें 6 सेंटीमीटर कर दिए, इसमें 3 सेंटीमीटर कर दिए, और यहां पर 40 डिग्री कर दिए, तो यहां पर भी 40 डिग्री कर दिए। अब इस दोनों फिगर को देखो अच्छे से, क्या कर रहा है, इस दोनों फिगर को अच्छे से देखोगे
तो देखो इसमें ये 8 है, इसका आधा है, इसका ये दूना है, इसका ये दूना है, और यहाँ पर दो जो भुजा है, दो भुजा 8, तो इसके अनुपात में एक है, आधा चाहे दूना होगा। तो देखो इसका दूना है, यहाँ भी इसमें भी इसके साथ इसका रिलेशन है, इसमें भी इसका रिलेशन है। क्लियर, अनुपात में तो बराबर हुआ, इतना बटे इतना, अब बराबर इतना बटे इतना करोगे 2 आएगा। देख लो इसमें करोगे AB, अब बट्टा करोगे EF, ये आ जाएगा 8/4, देखो 2 आया। और उसके बाद AC अब बट्टे DEF करोगे, ये आएगा 6/3, तो भी 2 आया। तो देखो SS, दो भुजा तो बराबर आ गया, अनुपात में बराबर। ये SS का मतलब क्या होता है, दोनों त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। अब ये S और उसके बीच में A है, ऐसा नहीं है ASS लिख देना तो गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। SSA लिख देगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ये बीच में लिखा हुआ इसका कोई कारण है, बीच में है इसका मतलब कोई कारण है। इसका कारण ये है कि जहां पर दो भुजाओं का अनुपात होगा ना, उसके बीच का कोण लेना है तुमको। यहाँ पर देख लो, ये दो भुजा है तो उसके बीच का कोण यहाँ है, और इस फिगर में भी देखो दो भुजा है और उसके बीच का कोण है, ये दोनों के बीच का कोण है। ये भुजा, जिस दो भुजा का तुम अनुपात निकाले हो उसी दोनों कोणों के बीच का कोण है। तो दोनों के बीच का कोण है, इसका मतलब ये है यहाँ पर कोण A जो है कोण F के बराबर है 40 डिग्री। तो आप कह सकते हो SAS से समरूप है त्रिभुज। क्या है, समरूप है। क्लियर, समझ गए? तो याद हमेशा रखना। अब अगर यहाँ पर दोनों के बीच का कोण है और यहाँ पर मान लीजिए बाहर का कोण रहता तो समरूप नहीं होगा, तब समरूप नहीं होगा, याद रखना है। अब चौथा नंबर जरा देखिए, चौथा नंबर में है सबसे इंपोर्टेंट चीज है ये समरूपता, सबसे इंपोर्टेंट, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, ये बहुत ही वीवीआई है, ये सबसे आसान है और सबसे वीवीआई है। इसको बड़ा क्वेश्चन को बनाने में इसकी जरूरत पड़ता है, समझे? तो इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि कोई सबसे पहले समरूप वर्ग पढ़ रहे हो तो इसमें तो दो त्रिभुज होगा, एक बड़ा एक छोटा। तो एक छोटा बड़ा त्रिभुज में दो कोण होगा और जितना डिग्री का दो जगह कोण होगा दूसरे त्रिभुज में भी उतना ही डिग्री का दो जगह कोण होगा। तो ए शर्त के अनुसार दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। प्रथम बड़ा त्रिभुज, सेकंड छोटा त्रिभुज। बड़ा त्रिभुज में दो जगह अंदर में कोण बनेगा, जितना डिग्री का कोण बनेगा दूसरे छोटा त्रिभुज में दो स्थान पर उतना ही डिग्री का कोण बनना चाहिए। अगर बनता है तो आप कह सकते हो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप है। देखते हैं, एक हमने ये त्रिभुज बनाया, एक इसमें बड़ा और एक छोटा, ये बना दिया। अब इसमें 40 डिग्री का कोण बनता है, इसमें कहीं पर भी 40 डिग्री का कोण बनना चाहिए, हमेशा याद रखना। इसमें कहीं 40 डिग्री, इसमें भी कहीं 40 डिग्री, और इसमें बनता है 50 डिग्री, तो इसमें भी बनता है 50 डिग्री, ठीक है। और ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। अब जरा देख लो क्या दोनों त्रिभुज समरूप है? देखो दोनों त्रिभुज समरूप है, हाँ बिल्कुल समरूप है। इसमें एक स्थान पर 40 डिग्री, इसमें कहीं एक स्थान पर 40 डिग्री होना चाहिए तो 40 डिग्री है। इसमें एक स्थान पर 50 डिग्री है, इसमें भी देखो कहीं पर एक जगह पर 50 डिग्री है। क्लियर? तो इसमें भी एक जगह 50 डिग्री, इसमें भी एक जगह 50 डिग्री, इसमें एक जगह 40 डिग्री, इसमें भी एक जगह 40 डिग्री। अतः ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप है। क्लियर? समरूप है। क्लियर? अब प्रश्न उठता है और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, दो चीज जो अच्छे से समझना होगा आपको। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप तो हो गया, यह त्रिभुज समरूप तो हो गया, लेकिन समरूप हो गया तो समरूप को लिखेंगे कैसे? लिखना, समरूप लिखना त्रिभुज को, यानी समरूप त्रिभुज को लिखने का सबसे बेस्ट तरीका है और ये आपको सीखना होगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के साथ समरूप कैसे लिखेंगे? तो समरूप का सबसे पहले संकेत होता है कि आप समरूप लिखते हो, समरूप का संकेत, समरूप का संकेत होता है ये ऐसे सांप की तरह, ऐसे करके ऐसे, ये समरूप का चिन्ह, ये समरूप का चिन्ह, ये समरूप का चिन्ह, ठीक है। ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा, ये समरूप का चिन्ह, ये समरूप का चिन्ह। क्लियर? अब यह त्रिभुज इस त्रिभुज के साथ समरूप है, हमने अभी भाषा में बोला, तो इसको संकेत में कैसे बोलेंगे? तो ये त्रिभुज का नाम बोलो, तो आप लिखोगे त्रिभुज ए बी सी, आप लिखोगे समरूप का संकेत,
समरूप लिख दिए। अब इधर लिखोगे त्रिभुज। अब मैंने सोचना है, ध्यान दो क्या कह रहे हैं। कहने का मतलब ये कि जब हम इस त्रिभुज में इसमें से स्टार्ट किए नामकरण, कहां से स्टार्ट किए? ए से। आपकी इच्छा है कि इसमें से, गौर से सुनना, आपकी इच्छा है कि इसमें से कहीं से भी स्टार्ट करो नामकरण। आपका मन रहा था तो बी ए सी लिखते, आपका मन रहा था सी बी ए लिखते, आपका मन है अभी हुआ है ए बी सी लिखे हैं, तो आप इसमें कहीं से भी लिखोगे ना तो आप लिख दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके आगे समरूप का चिन्ह दे दो और उसके आगे फिर त्रिभुज लिखोगे, तब आपको ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा कि इसमें आप जहां से लिखे हो ना, तो इस त्रिभुज में इसमें जहां से लिखे हो उसके बराबर इस त्रिभुज में जहां कोण होगा ना, आपको वहीं से इसमें भी स्टार्ट करना होगा। जैसे यहां हमने ए से स्टार्ट कर दिया, ए से स्टार्ट किया तो यहाँ पर ए से स्टार्ट किया तो ए पर कितना डिग्री का कोण है? 50 डिग्री का कोण है। तो ए पर 50 डिग्री का कोण है, तो इसमें देखो 50 डिग्री का कोण कहाँ है? एफ पर है। तो आपको यहाँ एफ से लिखना होगा। क्या लिखना होगा? एफ से। फिर से सुन लीजिए, इस त्रिभुज का नामकरण आपकी इच्छा है, जहां से मन करे लिखने का लिखो। 3 तरह से लिख सकते हो, ए बी सी लिख सकते हो, सी बी ए लिख सकते हो, बी ए सी लिख सकते हो, कहीं से भी लिख सकते हो। क्लियर? तो आप कहीं से इसमें लिख दो। तो हमने लिख दिया ए बी सी, समरूप लिखा, अब त्रिभुज लिखा। लेकिन जब हम इसमें ए से शुरू किए तो ए के जगह पर 50 डिग्री है, इसमें देखना होगा कि 50 डिग्री कहाँ है, वहीं से आपको स्टार्ट करना होगा। तो 50 डिग्री यहाँ एफ पर, यहाँ लिखोगे त्रिभुज एफ, एफ आया और यहाँ ए के बाद बी आया। तो अब देखो ए बराबर था और यहाँ एफ बराबर था, तो ए पहले आया तो एफ को तुमने पहले रखा। अब दूसरा स्थान पर उसमें बी आया, तो बी पर कितना है? 40 डिग्री। इसमें तुमको देखना होगा कि 40 डिग्री कहाँ है? डी। इसमें एफ से डी जाएगा। और इसमें लास्ट में सी आया, तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, इसमें तीसरा कोण बराबर आ जाएगा। तीसरा कोण इसमें भी लास्ट में, तीसरा कोण इसमें भी लास्ट में। तो आप इसमें लिखोगे त्रिभुज ई। क्या लिखोगे? एफ एफ डी ई। क्लियर? इस त्रिभुज में ए बी सी लिखे, तो इस त्रिभुज में लिखे हैं हम एफ डी ई। अगर आप लिखना चाहते थे, आपकी इच्छा है हम लिखेंगे त्रिभुज सी बी ए, आपकी इच्छा सी बी ए, तो यहाँ समरूप का चिन्ह दो, समरूप का चिन्ह दिया। अब त्रिभुज लिखो। अब देखो सी पहले आया, सी यहाँ कोण नहीं लिखा हुआ, तो इसमें जो जहां कोण नहीं लिखा हुआ उसके बराबर होता है, ये याद रखना है। तो यहाँ सी से स्टार्ट कर दिया, तो इसमें ई से स्टार्ट करना होगा। यहाँ सी से स्टार्ट किया है, तो इसमें भी सी से ई से स्टार्ट करना होगा। यानी इस त्रिभुज का जो कोण यहाँ स्टार्ट में लिखाएगा, तो इसमें भी वही कोण स्टार्ट में लिखाएगा। इस त्रिभुज का जो कोण बीच में आएगा, इसमें भी वो कोण बीच में आएगा। इस त्रिभुज का जो कोण अंत में आएगा, इस त्रिभुज का भी वो अंत में आना पड़ेगा। अब तुम पे डिपेंड करता है कि इसमें से तुम किसको सबसे पहले रखते हो। इसमें से जिसको तुम पहले रखोगे, इस पहले त्रिभुज में जिसको तुम पहले रखोगे, उसके बराबर इस त्रिभुज में भी उसको भी पहले रखना होगा। इस त्रिभुज में जिसको तुम दूसरे स्थान पर रखोगे, इसके बराबर दूसरे त्रिभुज में जो कोण होगा उसको तुम दूसरे स्थान पर रखोगे। इस त्रिभुज में जिस कोण को अंत में रखोगे, इस त्रिभुज में भी उस कोण को अंत में रखोगे। क्लियर? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, इसको हमेशा याद रखना है। बहुत विद्यार्थी को समरूप लिखने नहीं आता है, तो हम बताए हैं आपको। देख लें त्रिभुज सी बी ए, तो सी से हमने स्टार्ट किया, तो आपको सी इसमें ई से स्टार्ट करना होगा, ई। और उसके बाद आप यहाँ सी के बाद बी पर गए, सी के बाद बी पर 40 डिग्री, तो इसमें से ई के बाद 40 डिग्री जाना होगा डी पर, यहाँ लिखना होगा डी। और लास्ट में ए है, तो लास्ट में ए है इसमें, तो ए के बराबर यहाँ कहाँ है? ए के बराबर एफ है, तो यहाँ लिखना होगा एफ। क्लियर? और लिख लें। और आप ए से शुरू किए, सी से शुरू किए, एक बार बी से शुरू कर दीजिए। त्रिभुज बी ए सी, तो त्रिभुज बी ए सी, यहाँ पर देखो बी, बी कितना है? 40 डिग्री, तो इसमें 40 डिग्री कहाँ है? डी, तो डी से स्टार्ट करो, डी। ए वाला बीच में आया है, ए वाला 50 डिग्री वाला बीच में आया था, 50 डिग्री वाला इसमें भी बीच में आएगा, तो एफ। और उसके बाद सी लास्ट में आया है, तो ई इसमें लास्ट में आएगा, ई। यही जो है समरूप को लिखने का तरीका है ये। और आपको ये सीखना था, और हमने आपको तीनों चीज बता दिया कि तीनों तरह से आप किस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन आपको जब आदत हो जाएगा, हमेशा एक ही तरह से लिखना। वहां पर नहीं आपको दिखाना है कि हमको समरूप लिखने आता है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं।
हम टीचर हैं, टीचर होने के नाते आपको मैं सिखाया हूं, इसलिए ये 3 तरह से लिख सकते हैं। लेकिन आप जब एग्जाम में क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको तीनों तरीका आना चाहिए, लेकिन आप उपयोग करेंगे कोई एक। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब सबसे महत्वपूर्ण बात और समझते हैं। जब आप समरूप लिखना सीख गए, जब आप समरूप लिखना सीख गए, क्लियर, समरूप लिखना जब सीख गए तो उसमें क्या है कि अब देखना है, छोटा सा एग्जांपल देते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। ये एक त्रिभुज है और एक छोटा त्रिभुज है। ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। अब इसमें से मान लीजिए कि ये कोण 50 डिग्री हुआ और यहां पर कोण 50 डिग्री है और यहां पर 30 डिग्री है और यहां पर 30 डिग्री है। अब जरा देखें कि दोनों त्रिभुज में 2 कोण बराबर है। दोनों त्रिभुज में 2 कोण बराबर है। अब दोनों त्रिभुज में जब 2 कोण बराबर है तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। ए शर्त का पालन करवाओगे, लिख दोगे कि ए समरूपता से समरूप है। तो इसमें लिखोगे चूंकि कोण ए बराबर कोण एफ बराबर 30 डिग्री, कोण बी बराबर कोण डी बराबर 50 डिग्री। क्लियर, अतः अब कहीं से इसमें लिख दो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज। ए से यहां स्टार्ट किया, यहां एफ से स्टार्ट करना होगा और उसके बाद यहां बी गया तो वहां डी जाना पड़ेगा और उसके बाद लास्ट में सी है तो लास्ट में इसमें ई आएगा। ए समरूपता से, ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। क्लियर, अब समरूप हो गया तो सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, समान कोणों के सम्मुख भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। समान कोणों के सम्मुख भुजाओं का अनुपात बराबर होता है जब 2 त्रिभुज समरूप होता है। जब 2 त्रिभुज समरूप होता है, जब 2 त्रिभुज समरूप होता है तो तुरंत आपको समझ जाना है, समरूप जैसा ही हो गया, आपको जैसे खाना बन गया तो इसका मतलब खा लो। तो जैसे ही त्रिभुज समरूप हो गया तो उसके भुजाओं का अनुपात बराबर लिख दो। जैसे ही समरूप हो गया, जो कोण बराबर नहीं लिखे थे तो उसको बराबर लिख दो और जो भुजा का अनुपात नहीं लिखा था तो भुजा का अनुपात लिख दो। तो जैसा ही किसी भी प्रश्न में 2 त्रिभुज जैसा ही समरूप हो गया, माइंड में क्लियर कर लीजिए कि हमको भुजा का अनुपात को बराबर लिखना है। क्लियर, और जो कोण दोनों त्रिभुज में हो सकता है कोई एक कोण बराबर नहीं होगा तो उस कोण को, बचा हुआ कोण को बराबर लिखते हैं। क्लियर, तो इसमें से देखो इस दोनों में एक कोण नहीं लिखा हुआ, बराबर नहीं लिखा हुआ, तो ऑलरेडी यहाँ पर जितना डिग्री का कोण आएगा ना, इसमें भी उतना ही डिग्री का कोण आएगा। बोलोगे कैसे? त्रिभुज के तीनों कोण का एक 180 डिग्री होता है। इस दोनों को जोड़कर 180 में से घटाओ और इसमें भी दोनों कोण को जोड़कर 180 में से घटाओ, ये जितना आएगा ना इसमें भी उतना ही आएगा, इसलिए कोण सी कोण ई के बराबर हो जाएगा। क्लियर, इसका बचा हुआ कोण इसके बचा हुआ कोण के बराबर आ गया। और उसके बाद कहता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है VVI, VVI समान कोणों के सम्मुख भुजाओं, समान कोणों के सम्मुख भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। समान कोणों के सम्मुख भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। समान कोणों के सम्मुख भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये क्या कहता है? ये क्या कहता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या कहता है? बड़ा सीधा सिंपल है। देखो, समान कोण, इसमें से और इसमें से कोण समान कोण है, यानी कोण किसके बराबर है? तो देखो 50 बी पर वाला डी पर वाला के बराबर है, यहाँ 50 के बराबर है। तो दोनों कोणों के सामने वाला भुजा का अनुपात कर दे। दोनों त्रिभुज के जो कोण बराबर है ना उसके सामने वाला का भुजा ले ले। तो देख 50 डिग्री है, इसके सामने AC है, तो 50 डिग्री इसके सामने EF है, उसका अनुपात कर दे तो हो जाएगा BC बट्टे EF। हो गया, बराबर कर दे। दोनों में जो कोण जिसके बराबर था उसके सामने वाला भुजा का अनुपात तुम किया, इसके आगे बराबर लिखोगे। फिर दूसरा कोण ले लो, बोलो 30 डिग्री लिया, 30 डिग्री ये
50 डिग्री लिया तो 50 डिग्री के सामने AC ना आएगा, सॉरी AC, यहाँ आएगा AC, और यहाँ 50 डिग्री है तो 50 डिग्री के सामने EF है, वो सही है। अब चलो 30 डिग्री, अब दूसरा कोण अगर 30 डिग्री लोगे, 30 डिग्री तो बोलो 30 डिग्री के सामने कौन है, BC, तो यहाँ लिखोगे BC। और इसमें देखो 30 डिग्री के बराबर कौन है, यहाँ, तो 30 डिग्री के सामने कौन है, DE, ये, और बराबर तीसरा कोण यहाँ है, इसके सामने AB है, यहाँ लिखो AB, और बट्टा, सॉरी AB और बट्टा, तो इसके सामने DF हो गया। ये अनुपात बराबर तुमने लिख दिया। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सेंटेंस को थोड़ा गौर से सुनो। प्रथम त्रिभुज और सेकंड त्रिभुज, प्रथम त्रिभुज का कोई एक भुजा बट्टा दूसरे त्रिभुज का एक भुजा, प्रथम त्रिभुज का कोई दूसरा भुजा, तो दूसरे त्रिभुज में उसके साथ जो कोण बराबर होगा उसके समान के अनुसार दूसरा भुजा, और पहले त्रिभुज का तीसरा भुजा, तो दूसरे त्रिभुज में उसके समान कोण के सम्मुख भुजा जो होगा उसका तीसरा भुजा, और ये अनुपात में बराबर होगा, इसके अनुपात। अब जब क्वेश्चन बनाओगे तो उस क्वेश्चन में कभी कभी आपको इसकी जरूरत होगा, इसको छोड़ देना, कभी कभी इसको जरूरत होगा, इसको छोड़ देना, कभी कभी इसको जरूरत होगा, इसको छोड़ देना, इसके बराबर कर देना। जिस प्रकार किचन रूम में आप जाते हो और किचन रूम में बहुत सारा सामान है आइटम बनाने का, लेकिन जब आपको चाय बनाने के ऑर्डर पड़ा, जब आपको चाय बनाने का ऑर्डर पड़ा तो उस स्थिति में क्या करोगे, चाय से संबंधित जो सामग्री लगेगा उसी चाय बनाने में उपयोग न करोगे। आप किचन रूम में घुस जाओगे और देखोगे नमक रखल है, सरसों का तेल रखा हुआ है, कच्चा मिर्च रखा हुआ है, तो दिमाग लगाओगे ये काहे रखल है, वो ये काहे रखल है, अबे यार पागल है, चाय बनाने में जो सामान की जरूरत होगा उस पर ध्यान दे, बाकी को छोड़ दे। तो उसी प्रकार जब आपको यह अनुपात लिखते हो और क्वेश्चन में देख रहे हो और क्वेश्चन में देख रहे हो कि इसी दोनों को बराबर करेंगे और हमें क्वेश्चन बन जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसको बराबर करेंगे, इसको नहीं बराबर करना है, क्वेश्चन बन जाएगा तो हम इसके बराबर करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको बराबर करने के बाद क्वेश्चन बन जाएगा, इसको छोड़ देंगे। राइट, क्लियर। अब आप 10th क्लास के दर्पण सूत्र को साबित करो और लेंस सूत्र को साबित करो, उसमें ये अनुपात सिर्फ दो चीज को लेना पड़ेगा, एक वहां छोड़ते हैं और उस स्थिति में ए समरूपता से वहां त्रिभुज सर्वांग समरूप होता है और दर्पण सूत्र साबित होता है, लेंस सूत्र साबित होता है। तो हम उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।